नमस्कार, मैं हूँ राजीव और आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की, जिसका पहला चरण कल 10 फरवरी को पूरा हुआ। अब इस चरण में क्या नफ़ा-नुकसान, किसके लिए कैसी स्थिति रही, बाजी किसकी तरफ झुकती हुई दिख रही है, इन सब की हम बात करेंगे और इस बातचीत में हमारे साथ जो 3 खास मेहमान शामिल हैं, उनका हम स्वागत कर लें। हमारे साथ जुड़े हैं ओंकार चौधरी जी, ओसीएन नेटवर्क नाम से बड़ा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल नमस्कार। चलाते हैं, वीरेंद्र नाथ भट्ट जी और कुमार भवेश चंद्र जी। आप दोनों नमस्कार। लखनऊ में रह कर के उत्तर प्रदेश की हर राजनीतिक हलचल पर बारीक नज़र रखते हैं। आप तीनों ही वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों का बहुत-बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत भवेश जी आपसे करना चाहूँगा। जी। क्या लग रहा है मिजाज? 58 में से 53 सीटें भाजपा के पास थी। तो अच्छे-अच्छे भाजपाई भी मान रहे हैं कि नुकसान तो इस बार थोड़ा होगा, लेकिन वो नुकसान कितना होगा? आपका आकलन क्या है? देखिए, सीट वाइज़ आकलन तो नहीं कर पाऊँगा मैं, लेकिन मैंने कल इस पर अपने चैनल पर बात की थी और मैंने उत्तर प्रदेश नोएडा से, मुज़फ्फरनगर से और आगरा से वरिष्ठ पत्रकारों को जोड़ा था। तो उनके ज़रिए भी इनपुट है और दिन भर चैनलों पे जो लोग बातें करते रहे, जिस तरह के मुद्दे बताते रहे, तो मेरा एक मोटा-मोटी अनुमान ये है कि भारतीय जनता पार्टी को शहरी इलाकों में जो हम लोग समझ रहे थे कि समाजवादी पार्टी और रालोद का इतना बड़ा जो अभी कैंपेन चल गया है किसानों की नाराज़गी, इसका असर शहरी इलाकों में तो नहीं दिखाई दे रहा ज़्यादा। लेकिन अ, ग्रामीण इलाकों में भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा नुकसान हुआ है और 17 की तरह माहौल भी नहीं है। मुज़फ्फरनगर के लोग बता रहे हैं, मुज़फ्फरनगर के बड़े पत्रकार बता रहे हैं कि मुज़फ्फरनगर में उनका कैराना नहीं चला है, भाईचारा चला है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से 80-20 योगी जी कर रहे थे, वो वाला इश्यू नहीं चला है। वोटों में जो बँटवारे की कोशिश थी भारतीय जनता पार्टी का वो नहीं हुआ है और अगर कई लेयर्स में इसको देखने की कोशिश करेंगे तो ये भी देखेंगे कि कार्यकर्ताओं में थोड़ा उत्साह कम था, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में। उसकी चाहे जो वजह हो, भारतीय जनता पार्टी के विधायक और जो उम्मीदवार हैं उनको लोग कई गाँवों से ऐसी तस्वीरें आई कि उनकी हुटिंग हो रही है, उनको खदेड़ा जा रहा है, उनके खिलाफ नारेबाजी हो रही है। तो इस तरह का एक माहौल था भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में, उस तरह का उत्साह 17 वाला उत्साह नहीं था। कई वजहें हैं उसकी, अगर आगे हम लोग चर्चा करेंगे तो उस पर चर्चा निकल के आएगी कि उसकी वजह क्या रही और भारतीय जनता पार्टी का वो जोश कहाँ गायब हो गया। तो मुझे तो लगता है जो जानकारी निकल के आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी नुकसान हो रहा है और अगर 50% का नुकसान हो रहा है, 50% का नुकसान हो रहा है तो ये बड़ा नुकसान है और ये नुकसान आगे और नुकसान कर सकता है अगर इसको रिकवर करने की कोशिश नहीं की गई। भारतीय जनता पार्टी माना जाता है कि वो विपरीत परिस्थितियों में कुछ नए एंगल के साथ नया काम करती है, तो अभी हम लोग को देखना है कितने एंगल नए आते हैं, कितने तरह के और लड़ाई बदलती है। लेकिन अभी स्थिति यह है कि पहले दौर के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका दिखाई दे रहा है, किसानों की वजह से, नौजवानों की वजह से और भी कई मुद्दे हैं जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद के अनुरूप पिछली बार तो कम से कम जो माहौल था वो माहौल तो बिल्कुल ही नहीं है। बाकी मुझे लगता है ओंकार चौधरी ज़्यादा अच्छी तरह बताएंगे क्योंकि जो जाट बिरादरी का खास तौर पे जो रुझान रहा है इस बार जयंत चौधरी को लेकर, मान सिंह टिकैत के बेटे उनको आशीर्वाद दिया, बिल्कुल सिर पर हाथ रख के तस्वीरें ऐसी आई और कहा जा रहा है कि जाट बिरादरी का एक बड़ा वोट जयंत चौधरी के साथ इस बार खड़ा हो गया है। उनके साथ जो किसान आंदोलन के समय में जिस तरह का एक व्यवहार हुआ था, उनकी पिटाई हुई थी, उसको लेकर शायद जाट समुदाय एकत्र है, उनके पीछे खड़ा है बड़ा वर्ग। अब देखना है कि वो यहाँ पे उनका अपना समुदाय उनके साथ खड़ा है या पार्टी बड़ी है, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक रहे हैं ये। पिछली बार उन्होंने बहुत जोरदार समर्थन दिया जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को बड़ी कामयाबी मिली थी 2017 में, तो ये है। जी। वीरेंद्र जी, अपने चर्चा के अपनी टिप्पणी के अंतिम बिंदु में खास तौर पे टिकैत साहब की ओर ज़िक्र किया भवेश जी ने। तो मतलब पिछली बार भाजपा को टिकैत जी ने जिताया था, इस बार वे हरा देंगे और खुद जब वो चुनाव लड़ते हैं तो 9,000 वोट पाते हैं। ये कैसी ताकत है टिकैत जी की जो उनके लिए अपने लिए काम नहीं आती है, लेकिन वो दूसरों को जिता देते हैं और वो दूसरों को हरा देते हैं? ये बात तो मेरठ के कई लोगों ने कही कि टिकैत का समर्थन गठबंधन के लिए कल काम आया है।
और एक बात कल स्पष्ट हुई, दो बातें। पहली बात तो जो किसान आंदोलन से जो बीजेपी के खिलाफ जो नेगेटिव परसेप्शन बना था, जो नेगेटिव ऑप्टिक्स जो क्रिएट हुई थी, उसको बीजेपी नहीं रही। बीजेपी हालांकि किसान आंदोलन का पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन फिर भी ये खबर गांव को फैल गई कि ये मोदी तो कॉर्पोरेट को बेच देगा, अडानी अंबानी खा जाएगा। तो काल्पनिक भय, जैसे हिंदू राष्ट्र का भय एक काल्पनिक बैठाया जाता है मुसलमानों के मन में, वैसे किसानों के मन में ये जो काल्पनिक भय था किसान कानून को लेकर के, काले कानून है, काला क्या है किसी को नहीं मालूम। अब और तो ये किसान आंदोलन से जो पैदा हुआ परसेप्शन था वो बीजेपी के खिलाफ उसने काम किया, और बड़ी संख्या में ये मुजफ्फरनगर है, शामली है, बागपत है, यहाँ के जाट किसान गाजीपुर बॉर्डर पर धरने में शामिल हुए थे। और एक बात जो कल और लोगों ने कही, वहां के लोगों ने, कि आप जाटों को सहला तो सकते हैं, आप उनको बहला तो सकते हैं, लेकिन आप उनको समझा नहीं सकते। तो 27 जनवरी को दिल्ली में बीजेपी के सांसद, जाट सांसद प्रवेश वर्मा के यहाँ जो बैठक हुई, और वहां से जो अमित शाह का बयान आया और जयंत चौधरी को ऑफर दिया गया, उससे लगा था कि जाटों में थोड़ा भ्रम फैला है, लेकिन उसका भी असर नहीं हुआ है जाटों में। और मेजॉरिटी ऑफ द जाट वोट, मोर देन 60%, जैसा कि स्थानीय लोगों का आकलन है, वो एसपी आरएलडी के पक्ष में गया है। और दूसरी बात यह है कि जो 2013 के दंगों को जो इतना बड़ा जो मुद्दा बनाया था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, गृह मंत्री अमित शाह ने, और इवन प्रधानमंत्री ने भी, वो भी उसका भी असर कल ज्यादा दिखाई नहीं पड़ा और तात्कालिक विषय ही हावी रहे। कैराना में जो 75% वोटिंग हुई है वो भी नाहिद हसन के पक्ष में गई बताई जा रही है, क्योंकि नाहिद हसन के ऊपर गैंगस्टर लगाया गया, और नाहिद हसन की जो माँ जो 2 बार सांसद रह चुकी है, तबस्सुम हसन, उनके खिलाफ भी गैंगस्टर लगा दिया गया था, जिससे स्थानीय लोगों में बहुत नाराजगी थी। हालांकि वो फरार हैं, अभी उनको पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है। तो नाहिद की छोटी बहन इकरा हसन ने पूरा चुनाव संभाला, वो घर घर गई और उसने जो है अपना इमोशनल कार्ड खेला कि माँ नहीं है और भाई जेल में है, अब आप ही को संभालना है। तमाम मुस्लिम परिवार जो अपने स्थानीय समीकरणों की वजह से, रिश्तेदारी की वजह से जो नाहिद से नाराज थे, नाहिद के साथ नहीं आते, उन्होंने भी कर नाहिद को वोट दिया। और इकरा हसन ने मुद्दा ये नहीं कहा, उसने ये नहीं कहा कि उसकी लड़ाई बलगंगा सिंह बीजेपी कैंडिडेट से है, उसकी लड़ाई योगी आदित्यनाथ से और अमित शाह से है। और इस बात का बार बार जिक्र किया गया कि देखिए साहब, ये तो चुनाव के बाद गर्मी उतार देंगे, हो सकता है नाहिद हसन जेल से जिंदा बाहर ना निकले। तो ये सारी चीजें काम कर गई एसपी आरएलडी के पक्ष में और नाहिद हसन के पक्ष में। तो ये जो और बीजेपी की सीटें अगर पिछली बार 53 थी, तो अब की बार टोटल सीट 58 में बीजेपी को 50% भी मिल जाती हैं। तो ये खुद बीजेपी के लोगों का मानना है कि दैट विल बी ए वेरी सेटिस्फाइंग फिगर, और नुकसान बीजेपी को निश्चित तौर पर कल हुआ है प्रथम चरण में। जी जी ओंकार जी, पहला चरण भाजपा के लिए नुकसान वाला है, तो कितना बड़ा नुकसान है आपके हिसाब से? मुझे लगता है बहुत बड़ा नुकसान नहीं है, ये कुछ ज़्यादा ही इस चीज़ को दूसरे तरीके से पेश किया जा रहा है। देखिए, जो आपने फिगर बताई है 53 वाली, वो तो है ही 2017 की। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि 53 सीटें तो 58 में से भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, लेकिन 15 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, जो एक और फिगर है मेरे पास, उसमें सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, अमरोहा और नीचे फिर आगरा और ये ज़िले, तो इनमें जो है 53 के बजाय 94 सीट में से 73 मिली थी भारतीय जनता पार्टी को, और 15 में वो सेकंड रही थी, समाजवादी पार्टी 26 रही थी, बीएसपी 36 सीटों पर सेकंड रही थी, कांग्रेस 11 पर रही थी, आरएलडी केवल 4 सीटों पर सेकंड थी, 1 सीट छपरोली जीत पाई थी वो।
ओवैसी की जो पार्टी है वो केवल एक सीट पर रही थी, इंडिपेंडेंट एक सीट पर रही थी। और अगर डिटेल में बताऊं तो समाजवादी पार्टी 15 सीटें जीती थी। इन 94 में से बीएसपी केवल 3 जीती थी, कांग्रेस केवल 2 सीटें सहारनपुर की जीती थी और लोकदल 1 सीट छपरौली की जीती थी। ये वाली जो 58 सीटें हैं जिनकी आज हम चर्चा कर रहे हैं, इनमें बेस क्या बनाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। वो कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनकी वजह से नुकसान हो रहा है? क्या केवल जाटों की वजह से नुकसान हो रहा है? क्या केवल किसान आंदोलन की वजह से नुकसान हो रहा है? क्या 2014 में या 2017 में या 2019 में इन मुसलमानों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था, जो अब सपा या रालोद के पक्ष में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं लंबी लंबी लाइनें लगा करके? ऐसा नहीं है। 2014, 2017, 2019 में भी मुसलमानों ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही वोट दिया था। और 2014, 17, 19 में जाटों का कितना प्रतिशत वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला था? मैक्सिमम जो लोग बताते हैं वो 43% बताते हैं। इसका मतलब ये है कि 57% जाटों ने गैर भाजपा दलों को ही का वोट कास्ट किया था 2014, 17 और 19 में। अब सवाल ये है कि राकेश टिकैत या नरेश टिकैत के जयंत चौधरी के सिर पर हाथ रख देने भर से क्या उनको इतना अभयदान मिल गया है, या ये इतने लोकप्रिय हैं दोनों भाई कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी को तो 0 वोट दे रहे हैं और 100% जो है वो जयंत चौधरी को और आपके समाजवादी पार्टी को दे रहे हैं? ऐसा नहीं है। अभी भी जाटों के मेरे विचार से 30+% वोट बीजेपी को गए हैं। और कितनी ऐसी सीटें हैं, हम एक नाहिद हसन का नाम ले देते हैं, हम 1-2 और सीटों का नाम ले देते हैं, उसके बाद हमें सीटें याद नहीं रहती हैं कि अब हम चौथी, पांचवी, छठी सीट कौन सी बताएं जिसमें मुसलमानों ने एकजुट वोट किया है या जाटों ने एकजुट होकर के वोट किया है और भारतीय जनता पार्टी की एक तरीके से आप कहें कि खट खड़ी कर दी है। ऐसा मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी को नुकसान है क्योंकि 2017 में भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा वोट मिले थे और इन 58 में से 53 सीटें तो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी ने ही जीत ली थी। ये बात सही है जो भावेश ने कही है और जो वीरेंद्र जी ने कही है कि इस बार वैसा ध्रुवीकरण नहीं है जो 2013 के दंगे और कवाल में जो सचिन और गौरव की हत्या हुई थी उसके बाद एक उबाल देखा गया था, एक नाराजगी देखी गई थी। और उसकी एक बड़ी वजह यह भी थी कि अखिलेश यादव चीफ मिनिस्टर थे और आजम खान जो है वो समानांतर चीफ मिनिस्टर की भूमिका में रहते हुए मुजफ्फरनगर जिले में अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने दे रहे थे। बहुत बड़ी संख्या में जाट लड़कों को, करीब 1500 जाट लड़कों को उठा करके जेल में डाल दिया गया था। उनके खिलाफ कई तरह के मुकदमे कायम करा दिए गए थे और जो लड़के बीएसएफ की, अर्धसैनिक बलों की, पुलिस की, दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे थे उनका भविष्य चौपट कर दिया था। तो 2017 में एक गहरी नाराजगी थी, लेकिन कौन नहीं जानता है कि इन 13 महीने में राकेश टिकैत हो या नरेश टिकैत हो, ये किसकी बीन बजा रहे थे? जाहिर है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बीन बजा रहे थे। लेकिन जब हम अभी हाल के पंचायत चुनाव देखते हैं जो विशुद्ध रूप से ग्रामीण क्षेत्रों पर ही आधारित चुनाव है, उसमें क्या हुआ? उसमें भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन बने। अंतिम बात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इन दोनों भाइयों का राजनीतिक रूप से कोई बहुत बड़ा प्रभाव हो, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं मानता।
और ये कई चुनाव में साबित हो चुका है। ये तो खैर अब सियासत कर रहे हैं, अब आंदोलन कर रहे हैं। मैंने तो इनके पिताजी को कवर किया है, महेंद्र सिंह टिकैत के हर आंदोलन को मैंने कवर किया है। महेंद्र सिंह टिकैत का कोई राजनीतिक प्रभाव नहीं हुआ करता था। उनको पटाने की, समझाने की, अपने खेमे में करने की चौधरी देवीलाल ने भी कोशिश की। HD देवगौड़ा भी आए थे, मुलायम सिंह यादव ने कई चक्कर काटे थे, चंद्रशेखर एज प्राइम मिनिस्टर सिसोली पहुंचे थे। कभी महेंद्र सिंह टिकैत के कहने पर किसी ने मुलायम सिंह यादव को वोट दिए हो, मुझे तो याद नहीं आ रही। और हरियाणा के किसी नेता के कहने पर यहाँ के जाट किसी को वोट करेंगे, ऐसा भी कभी नहीं हुआ। और यहाँ के नेताओं ने जब जब हरियाणा में जाकर के अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश की तो हरियाणा के जाटों ने उनको अपना नेता नहीं माना। तो ये चीज हर बार कही जाती है। 2014 में भी मीडिया का एक वर्ग भारतीय जनता पार्टी को हरा रहा था। 2017 में भी कोई ये कहने को तैयार नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी को 200 सीटें भी मिल जाएंगी। 2019 में फिर मोदी को हराया जा रहा था। तो ये तो बार बार होता है। ओंकार जी, बहुत सारे आंकड़े हम सबको पता है, कई बार उनकी बातचीत होती रहती है, लेकिन अभी जो भवेश जी ने और वीरेंद्र जी ने दोनों ने कहा कि जो एक ध्रुवीकरण का प्रयास हुआ, मतलब आरोप यह है कि भाजपा की तरफ से हुआ, और उसमें खास तौर पर जिस तरह से कैराना की बातें हुई या फिर ये जो भी मुस्लिम ध्रुवीकरण हो, हिंदू ध्रुवीकरण हो, उन दोनों का एक भाजपा की ओर फायदा हो, और 2013 के दंगे की याद दिलाई गई बार बार, तो इस सब का उल्टा असर हुआ या जैसा असर भाजपा चाहती थी वैसा असर नहीं हुआ, यह आकलन वीरेंद्र जी का भी है और भवेश जी का भी है। क्या इन दोनों चीजों ने बैकफायर किया है? देखिए, ऐसा है जैसे सोतीगंज का मुद्दा योगी ने भी उठाया, मोदी ने भी उठाया, बार बार उठाया। इसके अलावा कैराना से ही योगी ने भी अपने अभियान की शुरुआत की और अमित शाह ने भी वहीं से अपने अभियान की शुरुआत की। एक मैसेज देने की कोशिश की गई थी। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का जो तौर तरीका है चुनाव लड़ने का, वो यही है, ध्रुवीकरण करने का ही होता है। उसका लाभ उसको अतीत में मिलता भी रहा है। मैंने पहले ही कहा है कि 2017 जैसा माहौल इस बार नहीं था, वैसा ध्रुवीकरण इस बार नहीं है, क्योंकि 2000 दंगे को आप कब तक याद दिलाते रहेंगे और उस पर कब तक वोट लेने की कोशिश करते रहेंगे। लेकिन मेरा दूसरा कहना यह भी है कि जो जमीन पर काम हुए हैं उनको, जिनको डिलीवरी हुई है, वो उसको नकारेंगे नहीं। वो ऐसा नहीं करेंगे कि उनको फायदे तो भारतीय जनता पार्टी पहुंचा रही है और वो वोट जाकर के कास्ट करेंगे RLD को या समाजवादी पार्टी को। मोटे तौर पर मैं बता देता हूं कि मेरा इशारा किस तरफ है। जैसे गांव में भी और शहरों में भी मकान बने हैं, सरकार ने पैसे उपलब्ध कराए हैं मकानों के लिए जिनके पास मकान नहीं थे, फ्री राशन की व्यवस्था हुई है, शौचालय बने हैं, लोगों के घरों में सिलेंडर गए हैं, गैस के कनेक्शन दिए गए हैं, जिनके यहाँ लाइट नहीं थी लाइट गई है, रोड्स जो हैं वो पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अच्छे खासे बने हैं, बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी बने हैं, मेडिकल कॉलेज नए खुले हैं, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। और हम ये क्यों भूल जाते हैं कि अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट परिवारों में वो जो आर्य समाजी परंपरा होती थी कि जो पूजा पाठ को, इन तमाम चीज़ों को ज़्यादा तरजीह नहीं देते थे, वो तो बदल चुका है। अब तो जाटों के लड़के जो हैं गंगोत्री से लेकर के ऋषिकेश और हरिद्वार से कांवड़ लेके आते हैं और गांव में शिवालयों पर चढ़ाते हैं। उनकी बहू बेटियां जो हैं वो मंदिरों पे जाती हैं, पूजा पाठ करती हैं। तो जो सांस्कृतिक बदलाव निचले स्तर पर हुआ है, वो कई बार हम लोग उसे समझने में, आकलन करने में गलती कर देते हैं। इसके अलावा भी जिस तरीके से किसानों को भी हर साल जो है करीब करीब 6,000 रुपया प्रधानमंत्री सम्मान निधि का मिल रहा है, राम मंदिर बन रहा है, विश्वनाथ कॉरिडोर बना है, 370-35A हटा है, कानून व्यवस्था पर बहुत काम हुआ है। पहले जो गुंडागर्दी यहाँ होती थी, लड़कियों के साथ छेड़छाड़ होती थी, लव जिहाद बड़ा हमने सुना था पिछले दिनों कि उसमें
तो गुंडे बदमाश जो माफिया हैं उनके खिलाफ कार्रवाई तो हुई है, वो दिखाई दे रही है। तो मेरे कहने का आशय सिर्फ इतना है कि ये सारी चीजें भी एक फैक्ट के तौर पर काम करेंगी, जमीन पर लोगों को डिलीवर हुई हैं, लोगों ने ये महसूस किया है कि कानून व्यवस्था ठीक है आमतौर पर। ऐसा नहीं है कि अपराध पूरी तरह से रुक गए हैं या कोई रामराज की स्थापना ही हो गई है, पर अगर जब आप 2012 और 17 के बीच के शासन की और 2017 से 2022 के बीच के शासन की तुलना करते हैं, तो लोगों को थोड़ा सा संतोष होता है कि कानून व्यवस्था के मोर्चे पर वैसी गुंडई देखने को नहीं मिली है। अब छोटे मोटे कहीं कोई हाथरस हो गया, कहीं कोई उन्नाव हो गया, ये सब चीज़ें तो पहले भी होती रही हैं, इस काल में भी हुई हैं। तो मेरा कहने का आशय ये है कि कोई बड़ा ऐसा कारण नहीं है कि जिसकी वजह से वो 53 सीटें घट करके 20 या 22 रह जाए। मुझे लगता है कि बहुत अगर घटी तो 30-32 सीटें, 35 सीटें भारतीय जनता पार्टी की फिर भी कहीं नहीं गई इस इलाके में। जी भवेश जी, अगर भाजपा पर ध्रुवीकरण का आरोप लगता है तो दरअसल ये कहीं न कहीं जो राजनीतिक टीकाकार हैं या मीडिया है, ये उसका भी एक तरह से मतलब अपना रुख है कि 4 बातें कही गई उसमें से एक बात को लेकर के उड़ जाना है। मतलब चाहे प्रधानमंत्री हों या मुख्यमंत्री योगी हों, वो अपने भाषण में ऐसा नहीं है कि सिर्फ कैराना के बारे में बात करते हैं, वो ये भी कहते हैं कि हमने अपराधियों पर नियंत्रण किया, अपराध पर अंकुश लगाया। वो ये भी गिनाते हैं कि हमने विकास कहाँ-कहाँ किया। वो ये भी बताते हैं कि हमने कोरोना काल में राहत जनता को किस तरह से दी। सारी बातें वो करते हैं। मीडिया को हेडलाइन कहाँ दिखती है? उसमें उन्हें हेडलाइन तभी दिखती है जब कब्रिस्तान का ज़िक्र आ जाता है, जब कैराना का ज़िक्र आ जाता है। तो जो लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, अपराध पर नियंत्रण का मसला है, क्या वो चीज़ जनता को एकदम छू नहीं रही है? क्या उसका कोई असर भाजपा को नहीं मिल रहा है, फ़ायदा नहीं मिल रहा है? नहीं, देखिए, जब आप मीडिया की बात करते हैं तो आजकल तो मीडिया की हालत ये है कि जिस बड़े मीडिया की बात करेंगे, अगर जो सबसे बड़ा प्रभावशाली मीडिया माना जाता है, मुख्य धारा की मीडिया, उस पर तो ये आरोप है कि वो सरकारी पिट्ठू हो गया है। और ये आरोप गलत भी नहीं है। आप देखिए कि किस तरह से एजेंडा चलता है, किस तरह से पॉजिटिव खबरों का जैसा लगता है कि पूरी दुनिया बदल गई है। और क्रिटिकल नहीं रहा। मीडिया का काम आमतौर पर सरकार की आलोचना रहा है और विपक्ष के साथ खड़ा होता रहा है मीडिया। हम लोग जो पत्रकारिता करते रहे हैं और हम लोग की कोशिश यही रही है कि भाई सरकार की एक सकारात्मक आलोचना हो। तो लेकिन अभी मीडिया का हाल क्या है, आप सब जान रहे हैं। गोदी मीडिया कहा जाता है उसको, वो नहीं है। और आप देखिए कोरोना काल में जिस तरह से मीडिया को विज्ञापनों की बौछार हुई है, वो चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद भी वो दिखाई दे रहा है कि आप अखबारों में देख लीजिए, अखबारों में किस खबर को विपक्ष के नेताओं को कितना स्पेस मिल रहा है, सरकारी पक्ष को कितना स्पेस मिल रहा है। तो ये तो साफ है कि मीडिया देखिए हवा किसकी बनाए। और आप कह रहे हैं कि भाई योगी जी और मोदी जी और तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने जो विकास के काम की याद कर रहे हैं, उसके बारे में भी बता रहे हैं। सकारात्मक पहलू है उसका, मैं मानता हूं। और मैंने ये भी कहा कि शहर में महिलाएं ये कह रही थी कि भाई वो सुरक्षा महसूस कर रही हैं, पहले के मुकाबले सुरक्षित हैं, इसलिए वो वोट भी कर रही हैं योगी को, सही मानती हैं। शहरों के लोग जिनका पेट भरा हुआ है, जिनके सामने समस्याएं नहीं आई हैं, जिनको कोरोना ने परेशान नहीं किया है, जिनके क्या घरों में भविष्य जी, नौकरी कानून नहीं। व्यवस्था की समस्या गाँवों में ले, नहीं है? क्या लेकिन कानून, गाँव से शहरों में आते हुए किसी गाँव से स्कूल पढ़ने के लिए जाती हुई छात्राएं जो हैं, जिनको रास्ते में किसी बस्ती से गुजरना पड़ता है और वहां यदि उन्हें छेड़ा जाता था और अब नहीं छेड़ा जाता है, तो क्या इस फर्क को गाँवों के लोग महसूस नहीं करते हैं? भाई इसी तरह की घटना में तो हाथरस में बड़े बड़े कांड हुए ना। इसी तरह की घटना पूरे प्रदेश में हो रही है। ऐसा नहीं ये घटनाएं रुक गई हैं, रामराज हो गया। रामराज तो कहीं से आया नहीं है। और हम अगर देखिए, अगर आप स्वीकार भी आपके सामने कर लूं कि रामराज आ गया है, लेकिन जो हम अगर असलियत की बात कर रहे हैं, हकीकत की चर्चा करना चाहते हैं, तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि लोगों को हाथरस से फर्क पड़ा है। लोगों को बुलंदशहर में एक दरोगा को घेर के मार दिया गया, इससे फर्क पड़ा है। और 3 लोगों को बचाने की कोशिश हुई। लखीमपुर खीरी में एक सांसद, एक मंत्री का बेटा कुचल देता है गाड़ियों से। ये लोगों में चर्चा का विषय है। हम भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हो सकते हैं,
किसी मुद्दे का कि हाँ ये काम सरकार ठीक कर रही है, लेकिन ये मुद्दे परेशान करते हैं। और जिन लोगों को इससे परेशानी हो रही है, इस देश की जनता ऐसा नहीं है कि सब कुछ हरा हरा दिखाई दे रहा है। वो तो सावन के गधे को दिखाई देता है कि सब कुछ हरा हरा है। जो विश्लेषक है, जो प्लस भी देखते हैं, जो माइनस भी देखते हैं, उनको दोनों ही चीजें दिखाई दे रही है। और ये दिखाई दे रहा है कि योगी राज में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो 5 साल चली है उसमें सब कुछ अच्छा नहीं हुआ है। और आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से लेकर नेताओं तक बात कर लीजिए। मेरे तो शीर्ष नेताओं से बात होती है कई बार, बड़े नेता, शीर्ष नेता नहीं, हम नरेंद्र मोदी से बात नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन बड़े नेता हैं, बड़े लोगों के बीच में उठते बैठते हैं, बड़े लोगों, वो योगी सरकार से बहुत प्रसन्न नहीं हुए। और वो भारतीय जनता पार्टी का वो जो तबका जो पूरे शासन काल से नाराज रहा कि उनकी सरकार रही, उनकी पार्टी की सरकार रही, लेकिन उनका कोई से नहीं रहा, मंत्रियों तक की कोई औकात नहीं थी, विधायकों की कोई औकात नहीं थी, तो वो सब अभी बदला ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई सिर्फ अखिलेश यादव और जयंत चौधरी से नहीं है, ये भी आप मान लीजिए। भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के अंदर के कार्यकर्ताओं से भी है। और इस चीज को अगर नहीं कोई स्वीकार करेगा तो मुझे लगता है कि स्थिति का आकलन नहीं कर पाएगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी बात करिए। और ये निराशा देखिए, आप 17 की बात करते हैं, 19 की बात करते हैं और 14 की बात करते हैं, 19 के पहले जो उपचुनाव हुए थे उसकी बात क्यों नहीं करते हैं? उस उपचुनाव में क्या माहौल था? योगी जी के अपने शहर, तो चुनाव में लोगों का मनोदशा बदलती रहती है और मुद्दे लोगों के याद रहते हैं। हम पत्रकारों को अगर किसी का समर्थन करना रहता है ना, तो हम अखिलेश के हो जाते हैं, हम योगी जी के हो जाते हैं, हम ही ज्यादा पलटते हैं। पलटू राम जो है ना, अगर नेता लोग नहीं है, पत्रकार भी कम पलटू राम नहीं है, जो पलटते रहते हैं और चीजों को ब्लैक एंड व्हाइट में देखना नहीं जानते हैं और नहीं समझते हैं। उनको भी लगता है कि सुविधा चाहिए, उनको भी चाहिए कि शासन का आशीर्वाद चाहिए। तो इसलिए पत्रकार भी बहुत कोई ऐसी मतलब व्याख्या नहीं कर पा रहे हैं। बड़े बड़े पत्रकार मैं तो देखता हूं कि उनको, उनके आंखों में चश्मा जो है पता नहीं कहां से दिखवाया है कि सही चीजें नहीं दिख पाती हैं। तो सही चीजों को देखने के लिए सब एक नजरिया चाहिए। और अगर आम जनता का दर्द आपको नहीं मालूम रहेगा तो मुझे लगता है कि आप किसी भी राजनीतिक स्थिति का विश्लेषण नहीं कर पाएंगे। जी भवेश जी, अब राजेश जी, भावेश जी ने जो बात अभी गोदी मीडिया की है, मैं एकदम ताजी घटना के बारे में मैं इनको बताना चाहता हूं। कर्नाटक के उडुपी जिले में जो एक जिहादी रेडिकल इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, उसका जो छात्र विंग है, उस कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया ने ये कैंपेन शुरू किया कि लड़कियां इंसिस्ट करें कि हम हिजाब पहनेंगे। लेकिन अंतरराष्ट्रीय मीडिया में और पूरे देश के मीडिया में संपादकीय में गाली दी जा रही है बीजेपी को कि बीजेपी कट्टरता फैला रही है। अब बताइए, अगर गोदी मीडिया है, अब गोदी मीडिया ही हिंदी अखबारों में छप रहा है ये कि बीजेपी कट्टरता फैला रही है, जबकि बीजेपी की सरकार है कर्नाटक में, वो अपने लिए कोई ट्रबल क्यों क्रिएट करना चाहेंगे। लेकिन और बल्कि जो अंग्रेजी के अखबार जो बीजेपी के विरोधी माने जाते हैं, उनमें फैक्चुअल रिपोर्ट आ रही है, एंड आई वांट टू नेम इंडियन एक्सप्रेस, उसमें खबर आ रही है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने और कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया ने कैसे संगठित तरीके से उडुपी जिले में इस कैंपेन की शुरुआत की। इंडियन एक्सप्रेस में यहां तक भी छप रहा है कि ये 2024 के चुनाव की तैयारी हो रही है, लेकिन ये गोदी मीडिया ये छाप रहा है कि बीजेपी जो है ये बिगोटरी को, कट्टरता को फैला रही है। अब पता तो वीरेंद्र जी, यदि इनके आरोप को सही माना जाए कि भाजपा का ये डिजाइन है कि इस समय ये मुद्दा उछलना चाहिए, तो क्या यह मान लिया जाए कि पीएफआई जो है अब वो भाजपा के इशारे पर काम करने लगा है? नहीं, पीएफआई ने जितने दंगे कराए हैं बेंगलोर में पिछले 2 सालों में, पीएफआई का नाम आया है। और वो भाजपा के इशारे पर कराए हैं, जो भाजपा के इशारे पर कराए हैं। नहीं, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन पीएफआई के खिलाफ जो कार्रवाई की अपेक्षा थी वो कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। और बीजेपी के अंदर ही ये डिमांड है कि इसको बैन किया जाए। और आपको याद होगा हाथरस में जो सितंबर 2020 में जो गांव में कथित बलात्कार की घटना हुई थी, वहां पे केरल का कप्पन जो है वो पीएफआई का जर्नलिस्ट था, वो आया था, वो भी जेल में है। अब मुझे नहीं समझ में आता कि हाथरस में एक रेप की घटना होने में केरल के एक जो है जिहादी जर्नलिस्ट को क्यों इतनी रुचि है कि वो केरल से चल के पहुंच गया हाथरस और उसको यूपी गवर्नमेंट ने पकड़ा, वो भी जेल में है। सुप्रीम कोर्ट से भी उसकी जमानत नहीं हो रही है, हालांकि वो अर्जी उसकी पेश हो चुकी है। तो ये, लेकिन खैर चलिए, ये हम विषय से अलग आ गए। मैं चाहूंगा कि ये जो कल चुनाव हुआ है,
हमको इसको पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव में रखना चाहिए और इसकी पॉलिटिकल प्रोसेस क्या है। अगर हम देखें 1990 से लेकिन बहुजन वीरेंद्र समाज जी एक बात बताइए, एक चीज जो मैं समझना चाहूंगा, मैं आपके पास इसी बात को लेकर के आने वाला था कि ये जो अभी पहले चरण के मतदान से ठीक पहले ये मुद्दा उछला हिजाब का, और उसे हाँ, खास तौर पर असदुद्दीन ओवैसी ने खूब उछाला अपने भाषणों में, तो इसका वोटिंग पैटर्न पे क्या असर पड़ा? इससे किसको नफा हुआ, किसको नुकसान हुआ? अगर नहीं, ये अंत में तो खाली सब ये सीटों मुद्दा का ओबीसी का नहीं उछला है, उसके उसी दौरान राहुल गांधी का भाषण भी लोकसभा में हुआ है कि नरेंद्र मोदी राजा है, दक्षिण भारत की सुनता नहीं है, तमिलनाडु अलग हो जाएगा, बंगाल अलग हो जाएगा, देश टूट और साथ जाएगा। में प्रियंका जी ने ये कह दिया कि ये चाहे सारी बिकनी बातें पहने। जुड़ी हुई हैं और मेरा ये स्पष्ट कहना है कि नागरिकता कानून के विरोध में और किसान आंदोलन की आड़ में जिस तरीके से केंद्र की निर्वाचित सरकार को एक साजिश के जरिए डिस्टेबलाइज करने का प्रयास किया गया, ये तीसरा टूल किट आ गया है। अब ये जो आपका हिजाब प्रकरण है, और ये 2024 के चुनाव की तैयारी हो रही है। मैं साफ कह रहा हूं, देखिए ये अभी बात पहले चरण पर इसका असर क्या हुआ? पहले चरण पे इसका असर नहीं हुआ। मैं बात ये कहना चाहता हूं कि पिछले 3 दशकों से उत्तर प्रदेश में और अन्य राज्यों में दो राजनीतिक धाराएं स्पर्धा में हैं। दो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, दो अस्मिता की राजनीति, एक जाति और एक हिंदुत्व यानी हिंदू नेशनलिज्म। और 2014 में भी यही था, लोकसभा में यही 2017 में था, यही 2019 में था। तीनों बार जाति अस्मिता की राजनीति पराजित हुई है उत्तर प्रदेश में। 2022 में दो नए डेवलपमेंट हुए। एक तो किसान आंदोलन हुआ, उसकी वजह से बीजेपी के खिलाफ नेगेटिव परसेप्शन क्रिएट हुआ, और दूसरी बात जो कोरोना के कारण जो इकोनॉमिक डिवेस्टेशन हुआ, और नरेंद्र मोदी सरकार ने जो वेलफेयर की जो 7-8 योजनाएं शुरू की, जैसे कि एलपीजी है, फ्री पावर कनेक्शन है, आयुष्मान भारत है, या कृषि सम्मान योजना है, आवास है, शौचालय है, और प्लस ये फ्री फूड ग्रेन। तो ये सभी पॉलिटिकल एकेडमिक वर्ड का मानना है कि इन वेलफेयर योजनाओं के जरिए एक बीजेपी सरकारी योजनाओं के आधार पर एक लाभार्थी वोट बैंक उसने तैयार किया है, और इसकी तादाद लगभग 20% है। तो ये जो दो नए फैक्टर आए हैं 1922 के बीच में, ये आपका किसान आंदोलन और ये लाभार्थी वोट बैंक, इसका चुनाव पे क्या असर होगा ये भी देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। ये बात सही है कि और जो बात बहुत किसान आंदोलन की जा रही है, पंजाब के चुनाव में जो 32 किसान संगठनों ने मर्ज होकर के जो एक पॉलिटिकल फ्रंट बनाया है, मैं पंजाब के चुनाव को देख रहा हूँ, ट्रैक कर रहा हूँ मीडिया में, टेलीविजन में। पंजाब के चुनाव में किसानों की पार्टी इशू नहीं है, और यूपी जिससे का कोई लेना देना नहीं था किसान आंदोलन से, ये वहां इतना बड़ा इशू कैसे बन गया भाई? यूपी के, पश्चिम यूपी के किसानों का तो एकमात्र मुद्दा है गन्ना। वो गन्ना किसान है, उनको गन्ने का बेहतर समर्थन मूल्य चाहिए, और अपने गन्ने का जो उन्होंने चीनी मिलों को बेचा उसका समय से भुगतान चाहिए। वहां उनकी केवल ये मांग है। वहां तो ये जो है धान और गेहूं का वहां तो मामला ही नहीं है। तो ये किसान आंदोलन इतना बड़ा इशू यूपी में कैसे बन रहा है, और पंजाब में कोई चर्चा नहीं कर रहा। वहां केवल जो है कांग्रेस है, या आम आदमी पार्टी है, या अकाली है, या चौथा अमरिंदर सिंह बीजेपी अलायंस है। वहां तो कोई पांचवी पार्टी की बात ही नहीं कर रहा। ये कैसे, ये कौन सा चमत्कार है भाई? जी बिल्कुल। अभी पहले भवेश जी आपसे एक छोटी टिप्पणी चाहूंगा, फिर मैं ओंकार जी के पास आता हूँ। भवेश जी, ये जो जिक्र हुआ कि मतदान के पहले चरण से ठीक पहले ये हिजाब का मुद्दा उछलना है, इसके पीछे कहीं भाजपा का हाथ है, वो फिर से हिंदू मुसलमान वाली बहस ज्यादा तेज करना चाहती है। तो उसके पीछे जो संगठन सामने आ रहा है वो तो पीएफआई है, और उनका जो स्टूडेंट विंग है वो सामने आ रहा है। तो क्या पीएफआई को अब भाजपा चलाने लगी है? नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते। पीएफआई तो आरएसएस की तरह ही एक संगठन है जो मुसलमानों के लिए अपना उसी तरह का उनका कारोबार है, उसी तरह के हिंसा में विश्वास करते हैं, उसी तरह की सुबह में ट्रेनिंग होती है, उसी तरह का ड्रेस पहन के कुछ खास एक्टिविटी करते हैं। वो तो एक रिएक्शनरी फोर्स है, और मुझे लगता है कई बार उस पर बैन भी लगाया गया है, और अभी भी उस पर आपकी टिप्पणी उधर जा रही है कि आप पीएफआई और आरएसएस को जब एक साथ खड़ा कर देते हैं, तो दरअसल जो अभी हाल में किताब आई कि आरएसएस और तालिबान एक जैसे हैं,
आपकी देखिए टिप्पणी क्या है ना, उधर जा अगर रही है। ये देखिए काम अगर तो केवल सलमान खुर्शीद ही कर सकते हैं। नहीं छोड़िए, देखिए क्या है कि अगर कोई कोई सिर्फ भारत में जहाँ पे संविधान लागू है, जहाँ पे सिर्फ एक वर्ग के रक्षा के लिए अगर कोई आदमी खड़ा हो जाता है और वो हथियारों की और ट्रेडर करने भविष्य, लगे और इस शायद तरह आपको के ध्यान में अभ्यास होगा करने कि लगे, पीएफआई सेक्स जो है करने वो लगे, तो मैं मानता हूँ सिमी का चलिए बदला हुआ वो रूप एक है। अलग विषय हो जाएगा। मैं लेकिन कह रहा हूँ कि भविष्य पीएफआई जो है वो सिमी का बदला हुआ रूप है। सिमी वो आतंकवादी संगठन जिस पर प्रतिबंध और लगा इसीलिए था, उस पर उसने प्रतिबंध चोला लगाया बदल गया करके है। पीएफआई नाम भाई रख लिया। आपको आप आरएसएस पर भी प्रतिबंध पीएफआई को लगाया गया था ना आरएसएस की किसी तुलना समय में में, खड़ा कर रहे आरएसएस हैं। पर भी प्रतिबंध लगाया गया था ना किसी समय में। तो वो चर्चा अभी कभी और कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि काफी विषयांतर हो रहा है। लेकिन मैं कह रहा हूं, मैंने जो कहा कि उत्तर प्रदेश में अगर मोदी और योगी अगर इस तरह की चर्चा वो कहीं बेंगलुरु से कर्नाटक से लाने की बात नहीं है, प्रदेश में ही इस तरह की विभाजन करने की कोशिश हुई है। मुजफ्फरनगर दंगे को याद करना, जो 17 से पहले 13 उसके भी पहले 3 साल पहले की घटना है, उसको याद करके अगर भाषण में 3 मिनट और 4 मिनट के बाद अगर कोई सत्ताधारी पार्टी जो 5 साल सुशासन का दावा कर रही है, जिसने कुछ लोग तो रामराज का भी दावा करते हैं। भाई निरहुआ ने तो गाना भी गाया ना कि रामराज आ गया है, ऐसा नहीं, और योगी जी के सामने गाना गाया जब 4 साल पूरे किए थे। लेकिन तो भविष्य जी, अगर यदि अगर समाजवादी आप 5 साल पार्टी, शासन करते हैं नहीं और भविष्य उसके जी, बाद भी अगर आपको एक 80 छोटा सा 20 सवाल पे सुन लीजिए। यकीन रहता है तो एक हाँ, छोटा क्या सा कह रहे सवाल हैं? सुन लीजिए भविष्य जी। हाँ यदि समाजवादी पार्टी आजम खान को टिकट देती है, उनके बेटे को टिकट देती है, आजम खान इस समय जेल में पड़े हुए हैं फिर भी टिकट देती है, और वही आजम खान जिन पर यह आरोप है कि उन्होंने डिफैक्टो मुख्यमंत्री बन करके उस समय दंगों के समय 2013 के उस समय बड़ी भूमिका निभाई थी बिल्कुल और बड़ी पुलिस भूमिका थी। प्रशासन को हाँ अपना काम नहीं करने दिया था, और एक तरफा ढंग से वहां पर उन्होंने सीधे सीधे क्या भूमिका निभाई थी कई ये बार सबको बहसों मालूम में है, बात बिल्कुल आ सही चुकी बात है। है। तो वैसे में यदि समाजवादी पार्टी को 2013 के दंगों की चर्चा नहीं चाहिए थी तो आजम खान को टिकट नहीं देना चाहिए था। यहाँ जो कैराना में जिस व्यक्ति को टिकट दिया गया वैसे व्यक्ति को टिकट नहीं देना चाहिए था। तो ऐसा तो है नहीं कि ये भाजपा कर हाँ रही है। पहले मैं जिन्ना मैं का नाम आप उठाते हैं, जब भाजपा उसे मुद्दा बना लेती है तो आप कहते हैं हिंदू मुसलमान हो रहा है। मैं कोई समाजवादी पार्टी को क्लीन चिट नहीं दे रहा हूँ। वो कोई बहुत अच्छे टर्फ पे नहीं खेल रहा है। अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी भी कोई बहुत दूध की धुली हुई पार्टी नहीं है, और नहीं, इसीलिए उस अगर पार्टी को भी समाजवादी इतना पार्टी ज्यादा समर्थन नहीं मिल पा रहा है जितना अगर एक फुल टॉस गेंद समाजवादी पार्टी फेंकेगी तो आप क्यों उम्मीद करते हैं कि योगी उस पर छक्का नहीं लगाएंगे? नहीं ठीक है, तो छक्का लगा है, छक्का लगा ही रहे हैं भाई, छक्का लगा रहे हैं तभी तो विभाजन की बात कर रहे हैं, 80-20 की बात कर रहे हैं। और उस 80-20 में अब पब्लिक को देखिए, अब नेताओं के छक्के लगाने का समय तो गुजर गया। अब तो पब्लिक वही 10 तारीख को, 14 तारीख को, उसके बाद सारी तारीखों को अब तो पब्लिक के छक्के लगाने हैं ना। तो हम लोग तो पब्लिक जी जो छक्के लगा रही है, जो चौके मार रही है, उस पर चर्चा कर रहे हैं। जी अभी भैया, नेताओं ये का सबसे तो बड़ी बात, राजीव जी, ये सबसे बड़ी बात। मुजफ्फरनगर दंगे के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अखिलेश यादव सरकार ने हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज विष्णु साय की अध्यक्षता में एक जांच आयोग बनाया था। उस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि मुजफ्फरनगर में तैनात एक इंटेलिजेंस के इंस्पेक्टर की अक्षमता की वजह से दंगा हुआ। वो आयोग की रिपोर्ट आज भी विधानसभा सचिवालय की लाइब्रेरी में मौजूद है और शायद वेबसाइट पर भी है। उसमें कहीं ये नहीं कहा गया था कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई षड्यंत्र किया था या भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता इसके लिए जिम्मेदार था। उसमें केवल इंटेलिजेंस का इंस्पेक्टर जिम्मेदार ठहराया गया था इस दंगों के लिए 2013 के। जी, बहरहाल अब थोड़ा सा दूसरे विषय पर आते हैं। ओंकार जी, एक बात ये कही गई कि इस बार सपा और रालोद ये दोनों साथ में आ गए, इसलिए भाजपा के लिए ये हिस्सा जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का खास तौर पे वो मुश्किल हो गया है। लेकिन पिछला कोई चुनाव मुझे याद नहीं आता, पिछले 3-4 बार में 2014, 17, 19 हर चुनाव में किसी न किसी रूप में एक गठबंधन भाजपा के खिलाफ रहा ही है। तो क्या हम ये कहें कि सपा बसपा का गठबंधन कमजोर था, सपा रालोद का गठबंधन उससे ज्यादा मजबूत हो जाएगा? क्या ऐसी कोई बात है? एक तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि गठबंधन किए क्यों जाते हैं, गठबंधन करने की नौबत क्यों आती है, ज़रूरत क्यों महसूस होती है। जब कमजोरी दिखती है और सामने वाला मजबूत दिखता है तभी गठबंधन किए जाते हैं। तो सबसे पहले तो यही स्वीकार कर लेना चाहिए समाजवादी पार्टी को भी और राष्ट्रीय लोकदल को भी कि वो कमज़ोर हैं और दो कमज़ोर मिलकर के मजबूत बनने की कोशिश कर रहे हैं।
राष्ट्रीय लोकदल की क्या स्थिति है मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है। 2014 में अजीत सिंह अपने गढ़ बागपत से हारे थे और ठीक ठाक मतों से हारे थे। जयंत चौधरी मथुरा से बहुत अच्छे तरीके से हारे थे। 2019 में अजीत सिंह मुजफ्फरनगर से हारे थे संजीव बालियान के सामने, और जयंत चौधरी बागपत से हार गए थे, जो उनके दादा की भी सीट थी, जो उनके पिताजी की भी सीट थी। 2017 के विधानसभा चुनाव में केवल एक सीट मिली थी राष्ट्रीय लोकदल को, छपरोली की, और सहेंद्र रमाला भी फिर भाग गए थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ, और विधान परिषद के चुनाव में उन्होंने क्रॉस वोटिंग किया था, यानी जो उनको कहा गया था उसके विपरीत उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की मदद कर दी थी। तो ये गठबंधन अगर बनते हैं तो इसलिए बनते हैं क्योंकि कमजोर हैं दोनों पार्टियां। और आपने बिल्कुल सही कहा है, 2017 में राहुल गांधी और अखिलेश यादव को क्यों साथ आना पड़ा? क्योंकि अखिलेश यादव ने तो उनकी अपने लिहाज से बहुत बढ़िया सरकार चलाई थी। 2012 से 2017 के बीच में बहुत कमाल के विकास कार्य किए थे, और सफाई महोत्सव भी निरंतर किया था उन्होंने। तो क्यों 2017 में राहुल गांधी के साथ गठबंधन करने की जरूरत महसूस हुई उनको? फिर 2019 में तो मायावती को भी ले लिया साथ में। मायावती का हो गया, समाजवादी पार्टी का हो गया, उसमें राष्ट्रीय लोकदल भी थे, मंच पे ये सारे दिखाई दे रहे थे। एक सभा में तो मुलायम सिंह यादव भी 93 की उस घटना के बाद शायद पहली बार मायावती के साथ मंच पर दिखाई दिए थे। तो 2019 में क्या हुआ? तब तो ये 3 दल थे। तो ये जो वो जैसे जंगल में घेरा लगाने के लिए ढोल वोल बजा करके हुआ हुआ किया जाता है, मैंने पहले भी कहा था आपसे कि 2014 में भी ये हुआ था, 2017 में भी हुआ था, 2019 में भी हुआ था, और अब भी हो रहा है। और ये एक वर्ग है जो हर बार करता है इस तरह का, ये हुआ होता है, लेकिन जब परिणाम आते हैं तो पता लगता है कि उस हुआ के पीछे एक्चुअल में और ये मकसद वर्ग क्या है। जी। तो अब यहाँ से एक और प्रश्न जिसकी ओर मैं आना चाह रहा था कि इन चुनावों में पहले चरण में खास तौर पे हमने सबकी बात कर ली, लेकिन बसपा इस लड़ाई में कहाँ पर है? बसपा के लिए तो कहा जाता था पश्चिमी उत्तर प्रदेश उसका ज्यादा मजबूत गढ़ है। ये सवाल भविष्य आपसे। देखिए, बसपा शुरुआत में लग रही थी कि बसपा के इस लड़ाई में रहेगी नहीं, और ये लड़ाई सिर्फ अखिलेश यादव और बीजेपी के बीच में होगी, समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में होगी। लेकिन आप याद कीजिए, जैसे ही बसपा ने ब्राह्मण सम्मेलन शुरू किया तो लोगों को लगा, मीडिया में थोड़ी चर्चा हुई और चर्चा शुरू हो गई कि भाई बसपा भी रेस में रहेगी। उसके बाद मायावती ने जब रैलियां शुरू की, आगरा से शुरुआत की, तो बसपा की को लेकर लोगों को, और ये कहा जा रहा है कि बसपा जो है वहाँ पे पश्चिम में फर्स्ट फेज में तो बता रहे हैं कि जो जानकारी है मैं कि बसपा ने जो कैंडिडेट दिए हैं उनको ज़्यादा समर्थन नहीं मिला, चूँकि कह रहे हैं कि मुस्लिम जो है अभी फर्स्ट फेज वाले मुस्लिम, उनका सारा जोर था कि भाई भाजपा को हराना है, इसलिए वो एक तरफा वोट। देखिए, सिवाल खास जैसी सीट पर जहाँ पे मुस्लिम कैंडिडेट, जाट बहुत इलाका, लेकिन मुस्लिम कैंडिडेट देने को लेकर विवाद हुआ था, वहाँ के लोगों की बातचीत मैं सुन रहा था। बाद में समझाने बुझाने पर, जयंत के समझाने पर या अखिलेश यादव के पार्टी के लोगों के समझाने बुझाने पर, जाट समुदाय ने मुस्लिम कैंडिडेट को वोट कर दिया। और मुस्लिम तो बता ही रहे हैं कि भाई वो कैराना चला नहीं, और मुजफ्फरनगर में भी उन्होंने एकजुट होकर वोट किया है, हिंदू मुसलमान एक साथ वोट किया है। वो जो बाइफर्केट हो गया था 17 के चुनाव में, वैसा नहीं हुआ। लेकिन बताया जा रहा है कि मायावती के ढेर सारे कैंडिडेट जयंत चौधरी और अखिलेश की जोड़ी को डिस्टर्ब करे, और मुमकिन है कि मायावती पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ठीक ठाक सीटें ला सकती हैं। और इसीलिए अब ये माना जा रहा है कि अगर ये स्पीड पकड़ता है बसपा की वजह से, और कुछ जगहों पे कांग्रेस की स्थिति में भी आप 17 के मुकाबले देखेंगे कि सुधार है, उसके प्रति भी एक उम्मीद, जो कांग्रेस के पुराने वोटर रहे हैं उसमें एक उम्मीद जगी है कि भाई प्रियंका गांधी ठीक काम कर रही है, तो लोग थोड़ा कांग्रेस की तरफ लौटने की कोशिश कर रहे हैं। कितना बड़ा नतीजा दे पाएगा नहीं जानता हूं मैं, लेकिन कांग्रेस के प्रति जो नाउम्मीदी थी वो नाउम्मीदी पूरी तरह से
मतलब अब वो स्थिति नहीं रही। तो आप बसपा के रेस में आने की वजह से आप देखेंगे कि हो सकता है कि आप दूसरे दौर के बाद हम लोग बात करेंगे कि ये हंग असेंबली भी हो सकती है, क्योंकि हवा किसी की नहीं चल रही है और लोकल इक्वेशंस, लोकल कैंडिडेट का भविष्य समीकरण बसपा अपने दम पर नहीं सीटें जीतेगी या सपा रालोद को हराएगी? हराएगी, सपा रालोद को डिस्टर्ब करेगी, हराएगी, उनको उनको नुकसान पहुंचाएगी और जीत भी सकती है कुछ सीटें, जी जी। वीरेंद्र जी, क्योंकि आपके मायावती के हिसाब साथ से? उसका अपना जाटव वोटर जो है वो इंटैक्ट है और प्लस जी जी मुस्लिमों को भारी संख्या में जो टिकट दिए गए हैं। आप देखिए कि सबसे ज्यादा टिकट पहले दूसरे दौर में खासतौर पे मायावती ने मुसलमानों को टिकट दिए, तो उससे कुछ ऐसे मजबूत जगहों पे वो जीत सकती है चुनाव और उसका नुकसान जयंत चौधरी और अखिलेश को होना है। जी। वीरेंद्र जी, आपके हिसाब से बसपा पहले चरण में कहाँ रही? देखिए, अब तक तो बसपा को लगभग लोगों ने राइट ऑफ कर रखा था और बसपा के बारे में आज तक कभी भी मीडिया ने पॉजिटिव कोई प्रोजेक्शन नहीं किया कभी भी। और जब 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 बहन मायावती जी जब प्रचार में निकली हैं, उन्होंने कैंपेन शुरू किया आगरा से, उसके बाद लोगों को लगा नहीं कि बहुजन समाज पार्टी भी मैदान में है और ठीक ठाक लड़ रही है। और अमरोहा सेकेंड फेज का चुनाव है शायद, वहाँ पे जो है, और मुजफ्फरनगर में थाना भवन में कई सीटों पर उसके प्रत्याशी अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं। वो सीटें कितनी मिलती हैं ये तो परिणाम के दिन मालूम चलेगा, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का जो अपना न्यूनतम वोट शेयर है 20%, वो मेरा अनुमान है कि बहुजन समाज पार्टी उसको पाने में सफल रहेगी और फर्स्ट फेज की लगभग हर सीट पर बहुजन समाज पार्टी ने अधिकांश सीटों पर उसको ट्रायंगुलर कंटेस्ट बना दिया है। कैराना में तो डायरेक्ट कंटेस्ट हो गया बीजेपी का, एसपी-आरएलडी का, लेकिन बाकी शामली, कैराना, शामली है, मुजफ्फरनगर है, मेरठ है, बहुजन समाज पार्टी ने कॉन्टेस्ट को ट्रायंगुलर बनाया है और बहुजन समाज पार्टी अपना वोट शेयर प्रोटेक्ट करने में कामयाब रही है। मुस्लिम कैंडिडेट को उतारने से क्या मुस्लिम वोट डिवाइड हुआ है, ऐसी खबरें कुछ जगहों से आई हैं, लेकिन फिर भी हमें परिणामों की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। जी। और जैसा अभी जिक्र किया भविष्य ने कि कांग्रेस के मतदाता वापस उसकी ओर थोड़ा सा लौटे हैं, तो इससे क्या भाजपा को नुकसान होगा? कांग्रेस तो अभी कहीं लड़ाई में दिखाई नहीं पड़ी है और हालांकि ये कहा जा रहा है कि गाजियाबाद में उनका अच्छा प्रदर्शन हो सकता है, लेकिन कांग्रेस को अभी भी कम से कम पहले फेज के चुनाव में तो किसी भी सीट पर मैं गंभीर चुनौती के रूप में हमें तो नहीं दिखाई पड़ी। और अब देखते हैं आने वाले फेज में क्या होता है, लेकिन कांग्रेस का जो वोट शेयर रहा है पिछले 2-3 चुनाव में 6% 7%, उतना ही रहने की उम्मीद की जा रही है। जी। एक कह रहे थे कल मथुरा में जो है माथुर पुराने नेता हैं उनके, उनका अच्छा बार शो के है। विधायक भी रहे हैं। माथुर इस बार अच्छा मुकाबला कर रहे हैं। वहाँ पे जो मंत्री जी हैं अभी, बिजली श्रीकांत मंत्री, शर्मा, हाँ श्रीकांत शर्मा वो वो अपनी टक्कर दे रहे हैं। परेशानी देखिए में है। नतीजा क्या होता है, लेकिन कह रहे हैं इस बार वहाँ के लोगों का माहौल बदला हुआ है। जी तो चुनाव में बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं, एक फैक्टर कोई जी काम करता बिल्कुल। नहीं है। जी। ओंकार जी, आपके हिसाब से बसपा सीटें जीतेगी, सपा रालोद को हराएगी या रेस से बाहर है? मुझे लगता है कि ये चुनाव बहुजन समाज पार्टी का नहीं है, मायावती का नहीं है, क्योंकि जो मुस्लिम वोट है वो अपना मन बना चुका है। ना वो मायावती की तरफ देख रहा है, ना वो असदुद्दीन ओवैसी की तरफ देख रहा है। उसको भारतीय जनता पार्टी को हराना है, किसी भी कीमत पर हराना है। कल मेरी बात हो रही थी और मुस्लिम नौजवान से हो रही थी जो मेरा रिपोर्टर भी रहा है मेरठ में। उसका कहना ये था कि साहब, एक तो ये सोतीगंज वाला जो मामला भारतीय जनता पार्टी ने डेलिबरेटली बार बार उछाला है, प्राइम मिनिस्टर ने भी, योगी ने भी, इसके अलावा शाह ने भी, जिस तरीके से कैराना को टारगेट किया है, इन सब चीज़ों को मुद्दा बनाया जा रहा है। और जो शुरू में आपने प्रश्न किया था कि ये जो हिजाब प्रकरण है क्या ये कोई प्रभाव डाल रहा है, तो उसका कहना ये था कि बिल्कुल डाल रहा है। इससे यूनाइट हुआ है मुसलमान। और सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि जो मुसलमान
और जो कट्टरपंथी मुसलमान एनआरसी होने की स्थिति में ये कह रहा था कि हमारे तो डॉक्यूमेंट खो गए हैं, हमारे पास तो कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है, पहचान पत्र ही नहीं है, वो कल के मतदान में दो आइडेंटिटी कार्ड अपने लेकर के पहुंचे हुए थे कि मतदान अधिकारी अगर एक कार्ड पर कोई ऑब्जेक्शन लगा दे तो दूसरा दिखाया जा सके। यानी वो हर हालत में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट कास्ट करने पर एडामेंट हैं। तो वो ना मायावती की तरफ देख रहे हैं, ना वो ओवैसी की तरफ देख रहे हैं। इसलिए इस चीज का नुकसान मायावती को, बहुजन समाज पार्टी को इस चुनाव में होने जा रहा है। और जितना वोट परसेंट आम तौर पर बहुजन समाज पार्टी को मिलता रहा है उतना तो मिल जाएगा, उसमें कुछ प्लस होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। यानी जो जी उनका जाटव वोट है वो उनके पास इंटैक्ट है, जो अदर जाटव हैं, मतलब जाटव के अलावा जो दलित हैं वो भी शायद ही मायावती को मिल पाए, वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जी। यहाँ पे वीरेंद्र जी, असदुद्दीन जी ओवैसी, मीडिया में उन्हें जबरदस्त कवरेज मिला। मतलब लोग कहते हैं कि भाई भाजपा को छोड़ के दूसरे लोगों को कवरेज नहीं मिलता है। असदुद्दीन पार्टी, उनकी जो पार्टी है AIMIM, उसकी जो उत्तर प्रदेश में पुराने चुनावों के इतिहास के हिसाब से हैसियत है, उसकी तुलना में असदुद्दीन ओवैसी को कहीं बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके कवरेज मिला। तो अब पता नहीं, अब गोदी मीडिया असदुद्दीन ओवैसी को इतना कवरेज क्यों दे रहा है? क्या ये भी भाजपा की चाल है कि असदुद्दीन ओवैसी को देखिए, बढ़ाइए कि ये उनको? ये सो कॉल्ड जो गोदी मीडिया या मोदी मीडिया जो भी है, ये एक नैरेटिव बनाया गया कि ओवैसी बीजेपी की बी टीम है। ये बात कभी तथ्यों से प्रमाणित नहीं हुई आज तक, ना बिहार में ना बाकी अन्य जगह। और ओवैसी का साफ साफ ये कहना है कि सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज जब बीजेपी के डर से मुसलमानों का इशू उठाने में डरती हैं, तो हम मुसलमानों की बात करते हैं तो ये बात कम्युनल कहाँ से हो गई, हम भी टीम कहाँ से हो गए। और जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी अखिलेश यादव की, कम से कम 50 बार ओवैसी को यूपी में सभा करने से रोका गया, 50 बार। तो ओवैसी से इतना डर क्यों लगता था समाजवादी पार्टी को? तो ओवैसी जो है, ये सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां जो ये समझती हैं कि मुसलमान तो हमारे बॉन्डेड लेबर हैं, ये जाएंगे कहाँ, इनके पास कोई विकल्प ही नहीं है सिवाय हमको वोट देने के। तो ओवैसी इस यथा स्थिति को चुनौती देते हैं कि साहब आप जो है मुसलमानों की बात नहीं करते, और मुसलमानों की हालत तो जो है वो बारात में बैंड बाजे वाली हो गई है। जब बारात द्वार पे पहुंचती है तो बारात तो अंदर चली जाती है, बैंड वाले जो है वो दरवाजे पे ही रह जाते हैं। वही हाल मुसलमानों का है। ये बात ओवैसी ने लगातार कही है। और ओवैसी ने समाजवादी पार्टी के ऊपर लगातार जो हमला बोला है वो केवल उनके कार्यकाल में उनकी सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियों के बारे में बोला है। कभी अखिलेश यादव पे निजी हमला नहीं किया, कभी निजी आक्षेप नहीं किया। और वो मुसलमानों को ये बता रहे कि भाई मुख्य धारा में आप भी आइए, और पावर स्ट्रक्चर में आपका पार्टिसिपेशन इंश्योर करने में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी असफल रही है। ये काम हम कराएंगे, आप हमको वोट दीजिए, ये कहना है। ओवैसी ने कभी इस्लाम के नाम पे वोट नहीं मांगा, कभी उसने कुरान का हवाला नहीं दिया। हाँ, ये बात सही है कि उन्होंने हिजाब को के ऊपर वो खुल के बोल रहे हैं। और जो आप उनको जो उनके डिस्प्रपोर्शनेट मीडिया कवरेज की बात कर रहे हैं, वो इसलिए कि ओवैसी की भाषा बड़ी एग्रेसिव, बड़ी अटैकिंग होती है। वो बहुत ही बेरहमी से अपने विरोधियों पे अटैक करते हैं, जो ऑब्वियसली खबर बन जाती है टेलीविजन के लिए भी और प्रिंट मीडिया के लिए भी। और टेलीविजन को तो ऐसी खबरें चाहिए ही चाहिए कि जो बहुत ही अग्रेसिव भाषा में अपने विरोधी पे अटैक करे। और ओवैसी इसी तरीके से बीजेपी पर भी हमलावर रहते हैं। हालांकि उनके ऊपर ये आरोप लगता है कि सब बीजेपी वाले पे हमला वो करते हैं, लेकिन उन पे मुकदमा नहीं होता यूपी में। ये आरोप जरूर लगता है उनके ऊपर। जी, तो क्या इस बार मुस्लिम समुदाय जो है ओवैसी को दूल्हा बनाने के लिए तैयार है? ना, बहुत ही मार्जिनल फ्यू थाउजेंड वोट्स इन सम कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ओवैसी नहीं है। जो ओमकार जी कह रहे हैं कि जो है मुसलमानों को हर हालत में बीजेपी को रोकना है सत्ता में आने से,
और ये भी बड़ी इट्स ए वेरी सैड सिचुएशन कि पिछले 3 दशक से अधिक हो गया है कि मुसलमानों की जो पॉलिटिकल चॉइस है वो केवल सिंगल पॉलिटिकल चॉइस है कि उनको बीजेपी को रोकना है। सेकुलरिज्म को बनाए रखने का पूरा जो जिम्मेदारी है वो हम सब ने जो है वो मुसलमानों के कंधे पे डाल दी है। बाकी जो समाजवादी पार्टी में कहा जाता है कार्यकर्ता रहे अनुशासन में, परिवार रहे शासन में, तो परिवार शासन में रहेगा, कार्यकर्ता अनुशासन में रहेगा। तो और जो मुसलमान है वो बीजेपी को रोकेगा। तो ये और समाजवादी पार्टी का तो ये बिल्कुल जो है तयशुदा फार्मूला है कि जो चंद मुस्लिम नेता हैं जैसे आजम खान है, बस उनको पूरी तरह की छूट है। जो फैसल खान जो रामपुर का नेता है, जो अब आम आदमी पार्टी में शामिल हो गया, जिसने 5 साल जो है आजम खान के खिलाफ अभियान चलाया, जरा पूछिए उससे कि क्या क्या जुल्म किए गए उसके ऊपर, कितने फर्जी मुकदमे किए गए हैं, कितने जो है मुसलमानों के घर तोड़े गए हैं यतीम खाने में, कितने मुसलमानों की जमीन कब्जा की गई है। और आजम खान को बताया जाता है कि साहब जो है बीजेपी और योगी आदित्यनाथ आजम खान पे जुल्म कर रहे हैं। आजम खान के ऊपर जितने मुकदमे हुए हैं योगी सरकार के दौर में, वो ज्यादातर फैसल खान की शिकायतों के आधार पे हुए हैं। और उसमें कोई जो है वर्तमान बीजेपी सरकार ने किसी केस का आविष्कार नहीं किया है, कोई केस कोई क्रिएट नहीं किया है। सारे मुकदमे फैसल खान की और जो स्थानीय मुसलमान नागरिक हैं जिनका उत्पीड़न किया गया आजम खान के दौर में, उनकी शिकायतों के आधार पर मुकदमे हुए हैं सारे के सारे। जी, अब भवेश जी, आपके हिसाब से ओवैसी फैक्टर कितना चला? ओवैसी के पक्ष में उनकी तकरीरें सुनने के लिए तो बहुत भीड़ जुटती रही, वोट कितना मिलेगा उन्हें और उससे नफा नुकसान किसको होगा? आप म्यूट हैं भवेश जी। जो मुस्लिम कहीं और वोट दे सकते थे उनको वोट नहीं देकर ओवैसी को वोट देंगे, ये स्थिति है। और देखिए अब उत्तर प्रदेश में ओवैसी को बिल्कुल आप अब 17 का चुनाव याद कीजिए, संभल में वो दूसरे नंबर पे रही थी ये पार्टी। 17 में कोई ऐसा माहौल नहीं था, लेकिन अगर दूसरे नंबर पे ओवैसी रहते हैं तो आप समझ सकते हैं कि ओवैसी का कुछ है उत्तर प्रदेश में। और बिहार के बाद, बिहार में जो कामयाबी मिली है, आप पश्चिम बंगाल का उदाहरण लोग दे देंगे कि पश्चिम बंगाल में क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, है ना। लेकिन आप उत्तर प्रदेश, आप समझ लीजिए कि हम चुनाव के बाद 10 तारीख के बाद हम लोग बैठेंगे, इक्वेशंस बहुत सारे बदल जाते हैं। एक चुनाव से आप दूसरे चुनाव की तुलना नहीं कर सकते। आप 14 के बाद 19 का नाम लेते हैं, 17 का नाम लेते हैं और कहते हैं कि 3 चुनाव जीत गई बीजेपी तो अब सारे चुनाव आगे जीत जाएगी। आप क्यों नहीं याद करते हैं झारखंड में जहाँ पे बीजेपी 5 साल सरकार चलाने के बाद हार गई और अपने कार्यकर्ताओं से ही हार गई, वहां भी भारतीय जनता पार्टी ने दगा किया। तो इस बार मुस्लिम फैक्टर में ओवैसी को आप देखेंगे, मेहनत उसने बहुत की है उस आदमी ने। और बीरेंद्र जी अभी कह रहे थे कि वो अखिलेश को नहीं बोलते। मैं नेताओं के भाषण लंबे लंबे, चाहे 40 मिनट दे चाहे 45 मिनट दे, मैं भाषण बहुत सुनता हूँ। मैं अखबार पढ़ के संतुष्ट नहीं हो जाता हूँ कि उनके बारे में खबर छप गई और तो मैं जान लिया। मैं इन लोगों के, अब चूंकि आपके पास एक माध्यम है इन लोगों को सुनने का कि कह क्या रहे हैं लोग, सुन क्या रहे हैं, तो अगर आप इनके भाषण सुनेंगे तो आपको लगेगा कि ये मुस्लिम वर्ग में एक कनेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और हो सकता है कुछ सीटों पर इस बार, अगर सीटें नहीं आएंगी तो इस बार 2 नंबर पे 3 नंबर पे ज्यादा सीटों पर आ सकते हैं, मैं यही कह सकता हूँ फिलहाल। जी बिल्कुल, अब ये तो रहा पहले चरण का हिसाब किताब। अब अभी और लड़ाई बड़ी लंबी बाकी है सबके लिए, तो उसका इंतजार करेंगे। फिलहाल अभी इस बातचीत के लिए आप सबने इतना समय निकाला और अपनी राय सामने रखी, अपने विचार सामने रखे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।